हेलो चैंपियंस। आज हम सैलरी की क्लास नंबर 2 कवर करेंगे। सैलरी, चैप्टर सैलरी। क्लास नंबर 2। पहली क्लास में हमने कहां तक कर लिया था? अलावेंसेस कर लिए थे, प्रोविडेंट फंड हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था, जिसमें आरपीएफ, एसपीएफ, यूआरपीएफ। यूआरपीएफ में अगर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन के साथ उसको और दोबारा से क्लियर करेंगे, कंफ्यूजन नहीं रहने देंगे। इसके बाद पीपीएफ भी कर लिया था, एसएएफ कर लिया था। अब यह है कि यहां पर एक एनपीएस पहले मैं कवर करूं, तब जाकर एसएएफ की ये वाले पोर्शन को कवर करेंगे। ये परक्विजिट्स के साथ कनेक्टेड है, तो पहले मैं करना चाहूंगा एनपीएस। ठीक है। एनपीएस फंड में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करते हैं। ये फंड एनपीएस ट्रस्ट जो गवर्नमेंट ने बनाया है उनको हैंडओवर कर दिया जाता है, और एनपीएस ट्रस्ट गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इसे इन्वेस्ट करते हैं और यहां से इनकम जनरेट करते हैं। कौन? एनपीएस ट्रस्ट। लॉजिकल है कि ट्रस्ट इस इनकम को एम्प्लॉय के लिए जनरेट कर रहा है, तो ट्रस्ट की ये अपनी कोई इनकम तो है नहीं। दैट्स वाई ट्रस्ट के लिए ये इनकम एग्जम्प्ट कर दी जाती है 1044 में। आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन नॉलेज होना चाहिए कि ट्रस्ट जो पैसा कमा रहा है वो 1044 में एग्जम्प्ट है, बिकॉज वो पैसे तो सिर्फ एम्प्लॉय के बिहाफ पे कमाया जा रहा है। ये तो पैसे एम्प्लॉय को दिए जाएंगे, रिटायरमेंट पर एम्प्लॉय को ये पैसा मिल जाता है। अब यहां देखें कि टैक्स ट्रीटमेंट क्या है। देखिए, एम्प्लॉयर जो आपके लिए कंट्रीब्यूट करेगा दैट विल बी फुल्ली टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय अंडर द हेड सैलरी। पूरा टैक्सेबल है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन सैलरी के हेड में पूरा टैक्सेबल होगा। जीटीआई के बाद ग्रॉस सैलरी आएगा, टैक्सेबल सैलरी आएगा, दूसरी इनकम जुड़ेंगी। जीटीआई के बाद 80CCD सबसेक्शन 2 में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन के लिए डिडक्शन मिलेगा। न्यू टैक्स रिजीम में भी मिलेगा, ओल्ड टैक्स रिजीम में भी मिलेगा। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन क्लियर हो गया। एम्प्लॉइज का कंट्रीब्यूशन तो एक इन्वेस्टमेंट है, अपने सैलरी से ही तो वो कंट्रीब्यूट कर रहा है एम्प्लॉय, तो वो 80CCD में 80CCD 1B और 80CCD 1A, यहां वो अपने कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन ले सकता है अगर ओल्ड टैक्स रिजीम फॉलो करें तो। न्यू टैक्स में ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो दोबारा से समझ लीजिए, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पहले सैलरी में फुल्ली टैक्सेबल होगा, ग्रॉस सैलरी का पार्ट बनेगा, टैक्सेबल सैलरी में आ जाएगा, फिर जीटीआई तक पहुंचेंगे आप, फिर सीसीडी सबसेक्शन 2 में एक लिमिट तक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन मिलेगा। न्यू टैक्स में भी मिलेगा, ओल्ड टैक्स में भी मिलेगा। अब बात करें एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन क्या है? सैलरी में से उन्होंने पैसे खुद इन्वेस्टमेंट किए, तो उसके लिए आपको 80CCD का डिडक्शन मिल सकता है। ओल्ड टैक्स रिजीम में, न्यू में नहीं मिलता। देखिए, यहां पर ये डिडक्शन जो है, जो एम्प्लॉयर के लिए मिलता है, ये न्यू टैक्स ओल्ड टैक्स दोनों में मिलता है, लेकिन एम्प्लॉय वाला जो डिडक्शन है, ये वाला, ये ओल्ड टैक्स में मिलता है, न्यू में नहीं मिलता। ओके। लास्ट में जब एम्प्लॉय पैसा रिसीव करता है, ये एम्प्लॉय वाला मैंने बता दिया कि आप सी में भी ले सकते हो, ट्रिपल डबल सी डी में भी ले सकते हो, लेकिन मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि सीसीडी में ही लेना है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पहले फुल्ली टैक्सेबल है, बाद में सीसीडी सबसेक्शन 2। यहां पर देखिए, न्यू टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम दोनों में मिलेगा। ये मिलता है ओनली ओल्ड टैक्स रिजीम में। जो एनपीएस का ब्याज आता है
ड्यूरिंग जॉब उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होती, और रिटायरमेंट पर अगर सारा पैसा निकालेंगे तो 60% एग्जाम, बाकी टैक्सेबल, और आप अगर प्रोपोर्शनेट निकालेंगे तो आपके कंट्रीब्यूशन के 25% तक एग्जाम रहेगा, उसके बियॉन्ड जितना पैसा आपको मिला वो टैक्सेबल हो जाएगा। यहां देखते हैं एक क्वेश्चन जिसके साथ हम एनपीएस को समझेंगे, और एनपीएस में जो सीसीडी की कैलकुलेशन है उसको भी सीखेंगे। ये देखिए, एक बार आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, 1 मिनट लगाइए, क्वेश्चन को पढ़िए, हम साथ साथ कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, समय दे दिया बहुत, तो साथ साथ करेंगे। बताइए, बेसिक सैलरी, 1 मिनट आपने फॉरवर्ड तो नहीं कर दिया वीडियो? ऐसा नहीं करना, कुछ चीजें ऑन स्पॉट ही अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। उस कुछ में ये एक था, बट अगर आपने फॉरवर्ड कर दिया है तो आपको लगाना चाहिए, इसमें 1 मिनट लगाना चाहिए, खुद से समझना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें हैं, फिर आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। बेसिक सैलरी अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं तो बेसिक सैलरी 1,80,000 डीए, बेसिक सैलरी का 70%, कैलकुलेट करिए, 1,26,000। बोनस 2 महीने यानी 30,000 रुपए। कमीशन, देखिए कमीशन फिक्स्ड है, सेल बेस नहीं है, 14,400। मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल है, 2,400। एचआरए की एग्जम्पशन मैं उम्मीद करता हूं कि आप खुद से करना चाहेंगे, पहली क्लास में सीखा है ना आपने एक्चुअल एचआरए। पहले एचआरए की सैलरी बताओ, एचआरए वाली सैलरी 180, डीए का आधा फॉर्मिंग है तो 64, बस यही होगा। कितना आएगा? 63। कितना आएगा? 243। तो एचआरए कैसे निकालेंगे? पहले एक्चुअल एचआरए कितना मिल रहा है? 1,20, पुणे में है तो 40%, रेंट पेड 1,08,000 माइनस 24,300। एचआरए की एग्जम्पशन अगर आप कैलकुलेट करोगे, जो कि कर ही लोगे, वो आएगा 83,700। मतलब मैंने भी करा दिया, फिर भी अगर आप करोगे तो ये टैक्सेबल आ गया। अब देखिए, आरपीएफ है, ये एनपीएस का क्वेश्चन नहीं, आरपीएफ का है। इसको तो मुझे होमवर्क में दे देना चाहिए था, लेकिन ठीक है, एक बार आप लास्ट क्लास का एक छोटा सा रिकैप कर लेंगे, फिर एनपीएस भी कवर करेंगे। हाँ, तो आरपीएफ में देखिए, बेसिक और डीए का 13% कॉन्ट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर का। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, बेसिक डीए दोनों जोड़िए पहले, और उसका 13% आप एक्चुअल में कंट्रीब्यूशन पाएंगे। तो 1,80,000 प्लस 1,26,000, 306,000, इसका 13% है एक्चुअल में कंट्रीब्यूशन। एग्जम्पशन हम देते हैं गोल्डन रूल ऑफ सैलरी जो हमने निकाला है एचआरए के लिए, उसका 12%, उसका 12% कितना हो रहा है? 29,160। ये आरपीएफ का आंसर आ गया। ब्याज 11% से मिल रहा है 33,000,
33,000 डिवाइडेड बाई 11 मल्टीप्लाई 9.5, तो 33,000 मिल रहा है। 28,500 की एग्जम्पशन हो जाएगी, 4,500 टैक्सेबल हो जाएगा। आरपीएफ में जो खुद का कंट्रीब्यूशन है उसका आप 80C में यूज कर लोगे अगर ये ओल्ड टैक्स रिजीम है तो। ओल्ड ही मानकर चल रहे हैं, नहीं तो एचआरए की एग्जम्पशन हम क्यों देते? ओल्ड नहीं मानते तो एचआरए की एग्जम्पशन क्यों देते? इसके बाद ग्रॉस सैलरी तक आ जाइए, फिर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, फिर अदर सोर्सेज की इनकम है। तो मैं जीटीआई तक पहुंच जाऊं आंसर में? ये देखिए, ग्रॉस सैलरी आ गया आपका, स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया, टैक्सेबल सैलरी आ गया, सैलरी हाउस प्रॉपर्टी दो इनकम है आईएफओएस की, तो जीटीआई आ गया। अब जीटीआई के बाद 80C चेक कीजिए। ट्यूशन फीस 3 बच्चों का दिया जा रहा है 80C में, 2 ही तक अलाउड होता है 80C में। चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस नहीं, 80C डिडक्शन, भूल थोड़ी गए होंगे आप। 2 कौन से बच्चे आप यूज करेंगे जिनकी ज्यादा फीस है? तो ये हमारा फीस आ गया 72,000, 6,000 के हिसाब से 12 महीने का। पीपीएफ में पैसा जमा कराया 70,000 और आरपीएफ में इनका खुद का कंट्रीब्यूशन है 60,000। ये देखिए ना, 60,000 खुद का कंट्रीब्यूशन है। तो टोटल आप देख लीजिए 1,42,000 और 60 बहुत ज्यादा हो रहा है। 1.5 लाख से ज्यादा अमाउंट आ रहा है, 2,02,000 आ रहा है, तो आप 1.5 लाख का 80C दे देंगे। अच्छा, उसके बाद 80 टीटीए 10,000 दे देंगे और ये आपकी टीटीआई आ गई। टैक्स लायबिलिटी आपने निकाला, राउंड फिगर कर दिया। ओल्ड टैक्स रिजीम है तो पुराना 2.5 लाख, 5 लाख और 10 लाख वाला स्लैब लगाएंगे। अब ये तो क्वेश्चन था आरपीएफ का। अब आते हैं एनपीएस, जो हमने अभी पढ़ा। एनपीएस हमने पढ़ लिया कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पहले सैलरी में फुल्ली टैक्सेबल करेंगे, फिर जीटीआई के बाद हम सीसीडी में उसका डिडक्शन देंगे। सीसीडी में अपने कंट्रीब्यूशन का भी डिडक्शन मिलेगा, एनपीएस में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का भी मिलेगा, लेकिन एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन न्यू टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम दोनों में मिलेगा, जबकि अपने कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन आप 2 जगह ले सकते हो, 80C डबल सी डी। आपको मैंने कहा 80C में लेना है, ये ओनली ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलेगा। डिडक्शन हम कितना देते हैं? एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है उसका डिडक्शन जो न्यू और ओल्ड दोनों में दिया जाता है वो है एक्चुअल कंट्रीब्यूशन और सैलरी का 10% विच एवर इज लोअर। मतलब अगर मैं पूछूं कि ये डिडक्शन कितना मिलेगा सीसीडी सबसेक्शन 2 में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन, तो एम्प्लॉयर जितना एनपीएस में कंट्रीब्यूट कर रहा है और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो 14% ऑफ सैलरी और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन विच एवर इज लोअर। और अगर आप न्यू टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे हो तो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन और 14% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। कमाल हो गया। देखो, आप 80CCD सबसेक्शन 2 में ये डिडक्शन कहां से लेते हो? आप जीटीआई से। ये डिडक्शन किसके लिए होता है? फॉर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। क्या ये डिडक्शन आप न्यू और ओल्ड दोनों में देते हो? यस। अब प्रश्न होता है कितना अमाउंट? एक्चुअल जो कंट्रीब्यूशन है वाईआर एम्प्लॉयर और 14% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर, ये है न्यू टैक्स रिजीम। अगर हम ओल्ड में जाएंगे, ओल्ड टैक्स रिजीम में, तो एक्चुअल और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। लेकिन अगर ओल्ड में आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो एक्चुअल और 14 विच एवर इज लोअर। लिखा तो है, समझाना भी तो जरूरी है। ये है आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन
CCD सबसेक्शन 2 न्यू ओल्ड दोनों में मिलता है। ठीक है, फिर से कह रहा हूं 20 सेकंड लगाओ एटलीस्ट इस पे। ठीक है, अच्छा अब आते हैं ओन कंट्रीब्यूशन का क्या होगा। सैलरी शीट में एनपीएस में सिर्फ आपको एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन लिखकर छोड़ देना है, सैलरी शीट में और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये जो अभी सीखा है आपने ये तो जीटीआई के नीचे आएगा ना। ओन कंट्रीब्यूशन सैलरी शीट में कुछ नहीं करना, जीटीआई के नीचे यूज करना है। ओन कंट्रीब्यूशन अगर मान लीजिए ओन कंट्रीब्यूशन है 1,10,000 सपोज, तो सबसे पहले 80 सीसीडी सब सेक्शन 1B में 50,000 की छूट, और 1,10,000 में जितना बचा रह गया कितना 60,000, सैलरी का 10%, 10 ही लेना है। न्यू टैक्स ओल्ड टैक्स, भाई न्यू टैक्स में तो मिलता ही नहीं ना, ये 10 ही लेना है। और 1.5 लाख माइनस 80C जो आप क्लेम कर चुके, इनमें जो लीस्ट है वो आपको मिलेगा CCD 1A में। ध्यान रखिएगा यहां ए स्मॉल लेटर में लिखना है और यहां 1B में B कैपिटल में लिखना है। गलती कर दिया तो नंबर कटेंगे, ध्यान रखिएगा। मैं कह रहा हूं आप एक बारी इस पर ध्यान लगाओ। ठीक है, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन अभी मैं करने वाला हूं, बट उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक जबरदस्त पकड़ आ जाए, ओल्ड टैक्स न्यू टैक्स ये सब। रेडी? कृष्णा एम्प्लॉय है प्राइवेट कंपनी में, 80,000 रुपए बेसिक सैलरी है, पर मंथ डीए है 40%। तो सैलरी तो इजी है, सैलरी का 40% डीए ये भी इजी है, दो डाटा तो बिल्कुल इजी है। डीए आधा फॉर्मिंग है, देखेंगे आगे। कृष्णा और कंपनी दोनों सैलरी डीए मिलाकर 14% कंट्रीब्यूट कर रहा है। गौर कीजिएगा जब भी ऐसा डेटा दिया रहे तो ये ब्रैकेट यहां से लगता है। जब भी ऐसी इंफॉर्मेशन हो, चाहे आरपीएफ में हो चाहे एनपीएस में हो, तो बेसिक और डीए को क्लब करके तब उसका 14% कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉय का। सबसे पहले बताइए, बेसिक और डीए को अगर मैं क्लब कर दूं, डीए फॉर्मिंग पार्ट नहीं, बेसिक डीए पूरा, तो जब मैं इसे क्लब करूंगा तो ये फिगर आएगा 13,44,000। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है 14%, एम्प्लॉय का भी सेम है। सबसे पहले हम बात करें कि सैलरी शीट में एनपीएस में क्या होता है। सिर्फ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आपको फुल्ली टैक्सेबल लिखना है, तो यहां पर आप ये फुल्ली टैक्सेबल लिख दो। ग्रॉस सैलरी आ गया, स्टैंडर्ड डिडक्शन टैक्सेबल सैलरी, ओल्ड टैक्स रेजिम है इसलिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन तो आप ऐसे ही लिखोगे, ओल्ड हो या न्यू हो दोनों में। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम दी गई है तो आपने हाउस प्रॉपर्टी 1,20,000 लिख दिया, ये रहा। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और एनपीएस इनको मिला के 80C आपने ले लिया। अब आपको सीसीडी सिखाना है मुझे। तो सबसे पहले देखो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ओल्ड टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे हो, सेक्शन ये लगेगा, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन लिखोगे और सैलरी का 10%, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम है, न्यू होता तो 14%, ओल्ड है तो 10%, गवर्नमेंट एम्प्लॉय ओल्ड होता तो 14%, तो अभी तो 10 लोगे। 10 में क्या लेते हैं, बेसिक और डीए फॉर्मिंग पार्ट, कमीशन इसमें नहीं जुड़ता, ये एचआरए वाली सैलरी नहीं है इसमें, बेसिक डीए फॉर्मिंग पार्ट। तो बेसिक कितना है 9,60,000, डीए का फॉर्मिंग पार्ट कितना है 192, आधा कर लिया मैंने, प्लस 960, 11,52,000 हमारा सैलरी बनेगा, इसका 10% बन गया
तो ये आपको डिडक्शन मिलेगा 80 CCD सबसेक्शन 2 में। तो 80 CCD सबसेक्शन 2 ये तो आपका क्लियर हो गया, ये रहा। अब आते हैं जो अभी अभी सीखा है अपने, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन। तो एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन कितना है? एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन कितना है? 188, सेम कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का सेम है। इसमें से 50,000 अलग हो जाता है, जिसको हम कहते हैं CCD 1B, और जो बैलेंस है 138,160, फिर हम लेते हैं सैलरी का 10%, वो हमने ऑलरेडी पिक कर रखा है। फिर तीसरी चीज हम लेते हैं 1.5 लाख माइनस 80C। 80C आपने 60,000 क्लेम किया है, 1.5 लाख में माइनस कर दो 60,000 तो 90,000 आएगा। इनका लीस्ट CCD 1A में इसका डिडक्शन मिलेगा 90,000 का। तो 90,000 यहां मिला, 50,000 इसमें मिला, तो 140 मिल गया इंप्लॉइज कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन। और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का मिल गया 115,200। तो 80 CCD में टोटल डिडक्शन 255,200 है, जिसको आप यहां यूज कर रहे हो, और TTI आ गया। अब कह रहे हैं कि पिछले क्वेश्चन में ओल्ड टैक्स रिजिम में अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता, तो देखिए एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन का तो कोई चेंज नहीं होता आंसर। एम्प्लॉयर वाले में 10 के जगह 14 आ जाता और डिडक्शन मिल जाता 161,281, मतलब सैलरी का जो 10 लिया था वो 14 हो जाता। या फिर मान लीजिए न्यू टैक्स रिजिम होता, तो न्यू टैक्स रिजिम में एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन बिल्कुल नहीं मिलता, एम्प्लॉयर का मिलता 161,280। ठीक है, ये भी ओल्ड जा रहा है, ये भी ओल्ड जा रहा है, ओल्ड जा रहा है। मान लीजिए कि मैं इसमें एक नया क्वेश्चन जोड़ देता हूं, एग्जाम्पल नंबर 6A। अगर न्यू टैक्स रिजीम होता, 80 CCD में जो एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन है उसका तो डिडक्शन नहीं मिलता, जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो या प्राइवेट एम्प्लॉय हो, 14% तक आपको डिडक्शन मिल जाता। तो अगर मैं इसी सैलरी को प्रॉपर निकालता तो मेरी ग्रॉस सैलरी, देखिए ग्रॉस सैलरी मेरी कितनी आ रही है, ग्रॉस सैलरी मेरी आ रही है 1602,160। पहले तो मैं स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर न्यू टैक्स रिजीम है तो 75,000 देता, फिर टैक्सेबल सैलरी आ जाती, फिर दूसरी इनकम जोड़कर मैं GTI तक पहुंच जाता और GTI से फिर ये वाला डिडक्शन दे देता। मुझे लगता है ओल्ड करा दिया, न्यू तो मैं यहां करा रहा हूं। तो क्या क्या चेंज आएगा बताइए। अगर न्यू टैक्स रिजीम है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000, फिर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हम ऐड कर देंगे, GTI आ जाएगा। फिर CCD में इंप्लॉइज वाला नहीं मिलेगा, एम्प्लॉयर वाला मिलेगा 161,280। ठीक है, अब देखिए यहां पर देखिए एक्स एक अपना स्टडी पूरा करता है और एक कंपनी में जॉब करता है, 50,000 रुपए पर मंथ बेसिक सैलरी है, ठीक है। DA 15,000 रुपए है, ठीक है। पूरा फॉर्मिंग है और अच्छी बात है, बोनस 90,000 है, ठीक है। पेंशन में NPS में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है 83,000, ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, ग्रॉस सैलरी आ गया। ओल्ड टैक्स रिजीम 50,000 छूट, टैक्सेबल सैलरी आ गया, हाउस प्रॉपर्टी दिया हुआ है, GTI आ गया। अब आते हैं हम डिडक्शन पे। पहले तो 80C की बात करें। 80C में 15,000 कोई पेंशन प्लान है, उसमें LIC की 1 लाख PPF में, और 16,000 प्रीमियम दे रहे हैं। पॉलिसी 1/20 की है तो 12,000। अरे पॉलिसी समय शॉर्ट का 10% से ज्यादा नहीं ना। अभी अभी तो जॉब ज्वाइन किया, अभी अभी तो लाइफ इंश्योरेंस करा रहे वो, तो बाद की पॉलिसी मानेंगे ना। 80C का डिडक्शन कितना हो गया,
1,27,000। अच्छा, अब देखिए 80 CCD में अगर मैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की बात करूं, जो जीटीआई से हम देने वाले हैं, एक्चुअल और सैलरी का 10%, 10 क्यों? ओल्ड टैक्स रेजिम, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो सैलरी मतलब बेसिक डीए फॉर्मिंग पार्ट 78,000 आना चाहिए शायद, ये मिल गया आपको डिडक्शन। उसके बाद CCD 1B में अब हम एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉय हिज कंट्रीब्यूशन कितना है? 83,000। सिमिलर कंट्रीब्यूशन है इसका भी, ठीक है। तो 50,000 रुपए तो आपको इसमें मिल जाएगा, और इसके बाद एक तो बैलेंस कंट्रीब्यूशन 33,000, 33, हाँ 33 भाई, 83,000 कंट्रीब्यूशन है, 50 आपने कर दिया तो 33 बचा। सैलरी का 10% और 1.5 लाख माइनस 80C, तो ये बना हमारा 23,000। डिडक्शन कितना मिलेगा? 23 और ये, यानी 73,000 और 78,000 दोनों मिला दीजिए। 73,000 एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, 78,000 एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, 151 का डिडक्शन मिल गया CCD में। ऐसे प्रेजेंट करना है आपको। अगर वो स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता पिछले क्वेश्चन में, तो फिर हम एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन जो है वो 14% ऑफ सैलरी तक दे सकते थे, बट एक्चुअल है 83, तो 83 मिलेगा, और ये तो एज इट इज रहेगा। अगर न्यू टैक्स रेजिम में आ जाते तो ये गायब हो जाता, सिर्फ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन मिलता, और स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ के हो जाता 75,000, और ATC वगैरह भी गायब हो जाता। एनपीएस जैसे कि प्रोविडेंट फंड में एक एम्प्लॉय का होता है और एक जनरल पब्लिक का होता है, जिसको आप PPF कहते हो। एनपीएस में भी एक एम्प्लॉइज का होता है और एक जनरल पब्लिक का होता है। कोई भी एनपीएस अकाउंट खुलवा सकता है बैंक में। नोटिफाइड बैंक है, बहुत सारे बैंक है जहां एनपीएस खुलता है, पोस्ट ऑफिस में खुलता है, तो कोई भी खुलवा सकता है, नॉन एम्प्लॉय भी। जनरल है ये। एम्प्लॉय वाले और इस वाले में क्या फर्क है कि एम्प्लॉय में तो एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है और एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन यहां पर सिर्फ कौन कंट्रीब्यूट करेगा? आप, मतलब एसएससी। यहां भी नियम है कि आप अगर लास्ट में पैसा विड्रॉ करोगे तो 60% एग्जम्प्ट रहेगा, 40% टैक्सेबल रहेगा। अगर आपने पार्टली विड्रॉ किया, पूरा नहीं विड्रॉ किया, तो फिर वो एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, पूरा टैक्सेबल है। फुल्ली विड्रॉ में 60% की एग्जम्पशन है। अब बात करें डिडक्शन की, तो डिडक्शन ओल्ड टैक्स रेजिम में मिलेगा, क्योंकि सिर्फ आपका कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर जैसा तो कोई यहां है नहीं। और आपका कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होगा? 80 CCD 1B में 50,000 जैसे पहले मिल रहा था, और जो आपका कंट्रीब्यूशन 50 के ऊपर है वो जीटीआई का 20%, और 1.5 लाख माइनस ATC, इनका लोअर 80 CCD सबसेक्शन 1 क्लॉज स्मॉल b में डिडक्शन मिलेगा। तो यहां पर ये आपको याद करना पड़ेगा। जनता का एनपीएस, जैसे कि मान लीजिए मिस्टर अतुल एक बिजनेसमैन है, जॉब नहीं करते, उन्होंने एनपीएस खुलवा के अपना कंट्रीब्यूशन 230 जमा करा दिया, तो 2,30,000 में आपको एक तो मिल जाएगा 1B में 50,000, फिर जो आपका बैलेंस है 1,80,000, ये बैलेंस 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, और 1.5 लाख 1.5 लाख माइनस ATC। अब ATC इस क्वेश्चन में कितना है? इसने लाइफ इंश्योरेंस कराया है बस, और 28,000 का ATC है, 28,000, 122। तो यहां लीस्ट क्या आएगा वो आप चेक कर लेना,
और वो उसका डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन ओल्ड टैक्स रेजिम न्यू में नहीं मिलेगा, न्यू में यहां मिलेगा ही नहीं। तो देखिए जीटीआई दिया हुआ है, एटीसी दिया हुआ है और सीसीडी में 50 यहां ले लिया, और ये आप देखिए लीस्ट अमाउंट आपको मिल गया, तो 50 और ये वाला 172 आपको मिल गया एटीसीसी-डी। ठीक है, एक और हिस्सा करेंगे जो पीछे हमने परक्विजिट्स छोड़ दिया था, यहां आ जाइए। देखिए ट्रिकी है और एग्जाम में आने के चांस नहीं है, लेकिन हम करके जाएंगे क्योंकि बात अभी सर ने ही कहा है चांस, तो चांस तो आ भी सकते हैं, ज्यादा चांस है कि नहीं आएगा लेकिन आ भी तो सकता है। जैसे आरपीएफ में हम बात सिर्फ कर रहे हैं एम्प्लॉयर की, ठीक है। आप जानते हैं आरपीएफ में अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है तो क्या होगा, 12% ऑफ सैलरी तक एग्जम्प्ट और एक्स्ट्रा है तो टैक्सेबल। एसएएफ और एनपीएस, एसएएफ में एनपीएस में क्या होगा, एनपीएस में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन फुल्ली टैक्सेबल है। अब यहां पर लॉ कहता है कि अगर तीनों का मिला के एम्प्लॉयर 7.5 लाख से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, तो जो भी ट्रीटमेंट आपने आरपीएफ में पढ़ा है वो अपनी जगह अप्लाई करो, जो एनपीएस में पढ़ा है वो अपनी जगह अप्लाई करो, लेकिन जो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन है वो इन सब के बियॉन्ड जाकर परक्विजिट्स में टैक्सेबल हो जाएगा। एग्जांपल, आरपीएफ में 3 लाख का कंट्रीब्यूशन कर रहा है एम्प्लॉयर, 12% ऑफ सैलरी के अंदर है, ठीक है। एसएएफ में 4 लाख का कंट्रीब्यूशन कर रहा है एम्प्लॉयर और एनपीएस में 2.5 लाख का कंट्रीब्यूशन कर रहा है एम्प्लॉयर। तो देखिए आरपीएफ का क्या ट्रीटमेंट होगा, जनरल डिस्कशन, 12% ऑफ सैलरी तक एग्जम्प्ट, बाकी टैक्सेबल, तो 12% ऑफ सैलरी तक ही है तो कोई कुछ टैक्सेबल नहीं है। एनपीएस आ लो, एनपीएस में 2.5 लाख फुल्ली टैक्सेबल कर दो सैलरी में, बाद में सीसीडी सबसेक्शन 2 में उसका डिडक्शन दे दो, सैलरी का 14% या 10% जो भी तुम्हें ठीक लगे, मतलब जो भी तरीका तुमने सीखा है, ट्रीटमेंट अलग हो गया। अब क्या है कि अब ये सब ट्रीटमेंट के बाद ये देखो कि इन तीनों में मिलाकर कितना कंट्रीब्यूशन है, क्या 7.5 लाख से ज्यादा है? यस, कितना ज्यादा है? 2 लाख ज्यादा है। तो ये 2 लाख रुपए आपको अलग से परक्विजिट्स बनाना पड़ेगा। यहां आपको ऐसा फील होगा कि 2 बार टैक्स लग रहा है, बट लगने दीजिए। जैसे एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कि आरपीएफ में 3 लाख का कंट्रीब्यूशन है जो कि 12% ऑफ सैलरी से ज्यादा है, तो वहां भी थोड़ा सा टैक्सेबल किया होगा आपने। एनपीएस में मान लीजिए 2.5 लाख का कंट्रीब्यूशन है जो कि 10% ऑफ सैलरी से ज्यादा है, तो पहले फुल्ली टैक्सेबल करके सीसीडी में 10% तक ही आपने डिडक्शन दिया होगा ओल्ड टैक्स रेजिम में, उसके अलावा तो टैक्सेबल हो गया होगा। तो इसके कुछ कुछ हिस्से तो वैसे भी टैक्सेबल है, लेकिन उसके बावजूद तीनों का मिलाकर अग्रीगेट अगर 7.5 लाख से ऊपर है तो वो सेपरेटली परक्विजिट्स में चार्ज होगा, चाहे आपने आरपीएफ को अलग से टैक्सेबल किया हो, चाहे एनपीएस को अलग से टैक्सेबल किया हो, वो मुझे नहीं मालूम। तीनों का मिलाकर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख के ऊपर है तो सेपरेटली टैक्सेबल होगा। ये तो एक बात हुई। और आने वाले समय में जितना भी ब्याज मिलेगा इन सभी फंड में, उस ब्याज के रेट को अप्लाई करेंगे इस 2 लाख रुपए पर जो टैक्सेबल हुआ है सैलरी में, और इस 2 लाख पर जो ब्याज आएगा वो आने वाले समय में वो भी परक्विजिट्स माना जाएगा। तो एक तो 7.5 लाख के ऊपर परक्विजिट्स बनेगा और उसके ऊपर जो ब्याज अक्रू हो रहा है वो भी टैक्सेबल होगा। संभावना आने की
देखिए स्टडी मैट में इसके एक न्यूमेरिकल उन्होंने दे दिए, वो इसलिए दे दिया, उनकी भी कमी कमजोरी मानिए कि जिस साल ये आया था उस साल गवर्नमेंट को एक एग्जाम्पल देना था कि ब्याज कैलकुलेट कैसे होगा, तो उन्होंने एक सपोज करो करके एक एग्जाम्पल बना दिया सर्कुलर में सीबीडीटी के, वो सपोज करके किसी ने इंस्टीट्यूट के मटेरियल में छाप दिया। अब वो तब से छपा हुआ है, बच्चे बार बार देखते हैं, उस पन्ने पे जाते हैं, वो भय से कब जाते हैं, उसमें ढेर सारे फॉर्मूलेज हैं, लेकिन वो सपोज करके हैं बेटा, तीनों का ब्याज सेम रेट तो होगा भी नहीं, अलग अलग रेट होगा, तो कहां से आप उसको कैलकुलेट कर पाओगे? ये सिर्फ सॉफ्टवेयर से ही कैलकुलेट हो सकता है। फिर भी जब नया नया आया था तो मैंने भी बच्चों के डिमांड पर मेरे YouTube चैनल के पुराने वीडियोस देखोगे तो वहां पर ये वाला मिल जाएगा, मैं डाल दूंगा लिंक, जिसको शौक है सपोज करके जानने का वो जान ले, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने भी 2 या 3 साल के लिए सपोज करवाया है, 6-7 साल के बाद तो हालत उनकी भी खराब हो जानी है। हर साल 7.5 लाख से ऊपर कितना टैक्सेबल होगा? आप बस ये थियरी जानो कि 7.5 के ऊपर तीनों को मिलाकर कंट्रीब्यूशन एक्स्ट्रा विल बी टैक्सेबल, और उस एक्स्ट्रा पर जो ब्याज आने वाले समय में मिलेगा दैट विल ऑल्सो बी टैक्सेबल, दैट्स इट। इससे ज्यादा सपोज नहीं करने का। आइए, डिडक्शन के बारे में क्या ख्याल है आपके? सर स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 मिलता है, हमको मालूम है सर, लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में तो 75,000। बहुत अच्छे, अति सुंदर, आगे बताइए। सर एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन मिलता है 16(2) में, और इंप्लॉयमेंट टैक्स का डिडक्शन मिलता है 16(3) में, लेकिन सर न्यू टैक्स रेजिम फॉलो करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। 16(2) 16(3) नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा सर। न्यू टैक्स रेजिम में सिर्फ 16(1)(a) मिलेगा, 16(1)(a), वो भी 50 की जगह 75,000। चलिए मान लीजिए सर ओल्ड टैक्स रेजिम फॉलो कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, एंटरटेनमेंट अलाउंस को सैलरी के आउटर कॉलम में सीधा चिपका देंगे, फुल्ली टैक्सेबल, बिना कुछ सोचे समझे। फिर ग्रॉस सैलरी तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद सोचेंगे एंटरटेनमेंट अलाउंस बता भाई, क्वेश्चन इंप्लॉई प्राइवेट है गवर्नमेंट है? गवर्नमेंट है, ओके, तो गवर्नमेंट इंप्लॉय में एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस 5,000 रुपए, 20% ऑफ बेसिक सैलरी। कौन सी सैलरी? बेसिक सैलरी, सिर्फ बेसिक। इन तीनों का लीस्ट विल बी अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 क्लॉज 2 इन केस ऑफ गवर्नमेंट इंप्लॉय, एंड अदर इंप्लॉय नो डिडक्शन इज अलाउड। गवर्नमेंट इंप्लॉय न्यू टैक्स रेजिम, नो डिडक्शन इज अलाउड। प्राइवेट इंप्लॉय ओल्ड टैक्स रेजिम, नो डिडक्शन इज अलाउड। इसकी बात हो रही है एंटरटेनमेंट अलाउंस की। चलिए 16(3) क्या कहता है? एम्प्लॉयमेंट टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स, दो नाम से जानते हैं। ये अगर पे हो गया, चाहे इंप्लॉय करे या एम्प्लॉयर, चाहे एम्प्लॉय करे या एम्प्लॉयर, ये किसका होता है टैक्स? एम्प्लॉय का। लेकिन कई बार एम्प्लॉयर क्या कहता है कि आप हमारे राज्य में आकर काम कर रहे हो, फालतू में एक्स्ट्रा टैक्स हमारा राज्य लगा रहा है, तो एक काम करते हैं, इसके ऊपर जो भी टैक्स है वो कंपनी बियर करेगी। तो कई बार एम्प्लॉयर बियर करता है। बेटा एम्प्लॉयर बियर करे या एम्प्लॉय, दोनों केस में 16(3) में डिडक्शन दिया जाएगा। जैसे आप जॉब कर रहे हो और महाराष्ट्र में, और वहां पर आपको एम्प्लॉयमेंट टैक्स लग गया 3,000 रुपए, 2,000 आपने पे किया, 1,000 आपकी कंपनी ने पे कर दिया आपके लिए, तो आपको 16(3) में 3,000 पूरा डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि पे हो गया है 3,000। पे होना चाहिए, चाहे आप पे करो या कोई पे करे, पे हो गया आपका, डिडक्शन ले जाओ। लेकिन अगर कंपनी पे कर रही है 1,000, जैसा कि मैंने बताया अभी एग्जांपल में, तो कंपनी अगर आपका बर्डन बियर कर रही है तो ये पहले आपके परक्विजिट्स में टैक्सेबल होगा 1,000, और फिर डिडक्शन में तो मिलेगा ही आपको डिडक्शन 3,000 पूरा। तो मान लीजिए 5,000 एम्प्लॉयमेंट टैक्स है, 3,000 आप बियर कर रहे हो, 2,000 आपकी कंपनी बियर कर रही है, तो परक्विजिट्स में 2,000 आएगा और 16(3) में पूरे 5,000 डिडक्ट होगा। यहां मैंने लिख भी दिया है ये चीज कि पहले क्या करेंगे ऐसा हुआ तो, और यहां मैंने लिख दिया है कि कुछ राज्यों को छोड़कर बाकी सभी राज्य में इंप्लॉयमेंट टैक्स लगता है। ये आपके एग्जाम से कोई मतलब नहीं है इसका, ये तो वैसे टाइम पास के लिए लिख देते हैं। देखिए
सैलरी वैसे टैक्सेबल होता है ड्यू और अक्रू विच एवर इज ड्यू और अक्रू विच एवर इज अर्लियर। सैलरी ड्यू बेसिस पर और रिसीट बेसिस पर टैक्सेबल होता है, जो भी अर्लियर हो, लेकिन ड्यू होना जरूरी है। जनरली सैलरी ड्यू होता है महीने के अंतिम दिन। क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो, ऑलवेज अज्यूम सैलरी बिकम ड्यू एट द एंड ऑफ द ईच मंथ। सैलरी बिकम्स ड्यू एट द एंड ऑफ द ईच मंथ। ऑलवेज टेक अजम्पशन, जो जनरल अजम्पशन है, महीने के आखिर में ड्यू हो गया, मिलेगा 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 6 दिन बाद, अलग बात है, लेकिन महीने के आखिर में वो ड्यू हो गया। सैलरी बिकम्स ड्यू ऑन द एंड ऑफ द ईच मंथ। लेकिन कभी कभी स्पेशल टर्म्स होते हैं अग्रीमेंट के जो एक रात का फर्क डाल देते हैं। वो लिखते हैं सैलरी बिकम्स ड्यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। देखिए इसमें और इसमें, पढ़िए, सामने रखिए। एक रात का फर्क है। जैसे अगस्त की सैलरी है, ऊपर के टर्म्स के हिसाब से 31 अगस्त को ड्यू होगा, नीचे के टर्म्स के हिसाब से 1 सितंबर को ड्यू होगा। देखिए चाहे अगस्त में ड्यू हो या सितंबर में, आपके ईयर के बीच में ड्यू हो रहा है तो वो तो टैक्सेबल होगा ही आपके साल में। लेकिन समस्या आती है मार्च की सैलरी। जैसे मार्च की सैलरी अगर मार्च एंड में ड्यू हो रहा है तब तो 24-25 के ईयर में आ गया। जैसे 24-25 में डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 1 जुलाई, सैलरी है 25,000। तो जुलाई की सैलरी जुलाई के अंत में, मई अगस्त की सैलरी अगस्त के अंत में, सितंबर की सैलरी सितंबर के अंत में, जनवरी की जनवरी के अंत में, फरवरी के अंत में, मार्च के अंत में। मार्च के अंत का मतलब है 24-25 में आ गया। तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 महीने की सैलरी ड्यू हो गई। आप टैक्सेबल कर दीजिए 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन और टैक्सेबल सैलरी 1,75,000। लेकिन अगर यहां पर मैं कहूं कि आपकी ज्वाइनिंग 1 सितंबर 24 को हुई है, ठीक है, सैलरी है 20,000 और सैलरी अगले महीने की पहली तारीख को ड्यू हो रहा है, तो देखिए सितंबर की सैलरी कब ड्यू होगा? 1 अक्टूबर को। आपके ईयर में आ रहा है 1 अक्टूबर, आपके ईयर के अंदर है। हाँ, अक्टूबर की 1 नवंबर को, नवंबर की 1 दिसंबर को, दिसंबर की 1 जनवरी को, जनवरी की 1 फरवरी को, फरवरी की 1 मार्च को। अब मार्च की सैलरी ड्यू हो रही है 1 अप्रैल को, जो आपके ईयर में आ ही नहीं रहा। तो आपके ईयर में जो ड्यू हुआ वो सिर्फ ड्यू हुआ 1 2 3 4 5 6। तो अब आप टैक्सेबल करेंगे सिर्फ 6 महीने की सैलरी। ये पंगा है। स्पेशल टर्म अगर क्वेश्चन में डाल दिया तो घबराइए नहीं, आपने हो सकता है ये देखा भी नहीं कभी आज तक और बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। उसका रीजन बताता हूं। अगर इस बंदे की ज्वाइनिंग 4 साल पुरानी होती तो देखिए, माना कि मार्च की सैलरी अगले साल ड्यू होगी तो इस साल में नहीं आएगा, लेकिन पिछले मार्च की सैलरी तो यहां आ गया, तो मिला के तो फिर 11 महीने हो गए। तो हो सकता है कि आप अब तक जो क्वेश्चन कर रहे थे वो अंदाजे में ऐसे ही सॉल्व कर रहे थे, मतलब ना आपको पता नहीं था फिर भी आपका आंसर सही हो रहा था, टैली हो रहा था। ऐसा हो सकता है क्योंकि पिछले साल के मार्च वाली यहां सैलरी आ जाएगी, इस साल के मार्च वाली अगले साल चली जाएगी। लेकिन दिक्कत कब आएगा? जब इंक्रीमेंट बीच में आ गया। मैं अभी क्वेश्चन कराता हूं, ये समझ आया आपको? एग्जाम में क्या बताया था कि एग्जाम में आए ना आए, हम अपने आप को इतना बुलंद करेंगे कि एग्जामिनर कहेगा भैया कहां से क्वेश्चन दूं, तुम ही बता दो। फिर तो ठीक है, चांसेस कम होते हैं आने के। ऐसे जनरली आता है सैलरी बिकम ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, और कुछ भी ना दिया हो तो अजम्पशन क्या होती है? लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। देखिए मिस्टर ए ने 1 जुलाई 23 को जॉब ज्वाइन किया यहां 20,000 में, यहां उनका 1,000 से इंक्रीमेंट हो गया, तो यहां के पहले 20,000 सैलरी है, यहां के बाद 21,000 सैलरी। ठीक है, अब मान लीजिए कि नॉर्मल अजम्पशन चल रहा है सैलरी बिकम ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, तो ऐसे में तो 12 महीने की सैलरी में आप देखो कि आपके ईयर में
3 महीने का 20,000, और 9 महीने का 21,000। ये कब होगा? नॉर्मल अजम्पशन, सैलरी बिकम ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। अप्रैल का अप्रैल, मई का मई, जून का जून, जुलाई का जुलाई, अगस्त का अगस्त, ऐसे। तो ये वाला थोड़ी ना इधर आएगा, ये तो पीछे ही रह गया, ये वाला इस साल ही रह जाएगा। लेकिन अगर वो स्पेशल केस आ गया कि ये मार्च वाला इस साल ड्यू हो रहा है और ये मार्च वाला अगले साल जा रहा है, तो इस मार्च की तो सैलरी लोगे नहीं आप, इस मार्च की सैलरी लेनी पड़ेगी। तो अब 20,000 में 4 से गुना होगा और 21,000 में 8 से गुना होगा। समय लगा लो 2 मिनट। रेयर चांस है कभी आ गया तो। उसी तरह अगले क्वेश्चन में 30,000 यहां पर जॉब की ज्वाइनिंग है, जुलाई 24 को 2,000 का इंक्रीमेंट हुआ है यहां, तो यहां तक 30,000 सैलरी है, यहां के बाद 32,000 है। और क्वेश्चन है फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो देखिए मार्च वाला इधर आ जाएगा और ये मार्च वाला आगे चला जाएगा, तो यहां पर हमारी सैलरी 30,000 वाली कितनी मिलेगी? 4, और 32,000 वाली 8। इसके बारे में सुना है आपने? पे स्केल बोलते हैं इसको। इसको कैसे सॉल्व करते हैं जानते हैं? जैसे 1 अप्रैल 2020 को किसी ने जॉब ज्वाइन किया 50,000 के स्केल पर, तो देखिए यहां 50,000 की सैलरी हो गई। अब आगे लिखा है 5,000, 65,000, 6,000, 95,000। इसका मतलब होता है कि हर साल सेम ज्वाइनिंग की डेट से 1 साल पूरा हो जाएगा तो 5,000 सैलरी बढ़ जाएगी, अगले साल फिर 5,000, अगले साल फिर 5,000, अगले साल फिर 5,000। ये तब तक बढ़ेगा जब तक कि सैलरी 65,000 ना हो जाए। 65 होने के बाद हर साल 6,000 बढ़ेगा जब तक कि 95,000 ना हो जाए। 95,000, 95,000 हो गया तो उसके बाद सैलरी बढ़नी बंद हो जाएगी। इसको कहते हैं पे स्केल, पे ग्रेड, सैलरी ग्रेड। इसमें समस्या ये आती है कि आपका ईयर एग्जामिनर कह रहा है कि जी 24-25 की इनकम निकालो, तो आपको ये नहीं पता चल रहा कि 2020 में उसने 50,000 पे ज्वाइन किया, आज कितना मिल रहा है। इसके लिए आपको ये टेबल तैयार करना पड़ेगा। 1 अप्रैल 2020 50,000, 1 अप्रैल 2021 55, 60, 65, 61। अब देखिए 65 के बाद कितना हो गया? 6,000 बढ़ गया, बात हुई थी ना। और 71 के बाद भी 6,000 बढ़ गया। अब देखिए आपका ईयर ये रहा 71, और यहां से हो जाएगा 77, और इधर है 65। अब मान लीजिए कि सैलरी नॉर्मल केस है, तो नॉर्मल केस में तो आपका आंसर आ गया जी 71,000 गुने में 12। लेकिन स्पेशल केस है, पिछले मार्च की यहां आनी है और इस मार्च की अगले महीने अगले साल जानी है। तो पिछले मार्च 65,000 सैलरी थी, 65,000 1 महीने, 71,000 11 महीने। थोड़ा सा ट्रिकी काम हो गया। ऐसा ही मैंने और भी एक एग्जाम्पल दिए हैं, ये आप ट्राई कीजिएगा खुद से। इसमें डीए भी जोड़ दिया है, ठीक है। और प्रयास कीजिए सैलरी में मैं थोड़ा समय ज्यादा लगा रहा हूं, बड़ा टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैंने एक टारगेट रखा है कि हम 10-10 पेज, टोटल 47 पेज है, तो 10-10 पेज करके हम कोशिश करेंगे, 10 पेज 12 पेज, 10 पेज 12 पेज। तो ये हमारा एक एक दिन का टारगेट बनेगा। आपको घबराना नहीं है, जरूरत पड़ने पर हम क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग तो मैं कर ही रहा हूं, 2-2 क्लास अपलोड कर दूंगा। आप नंबर ऑफ आवर्स की चिंता ना करें, क्योंकि अब तक की पढ़ाई आपने जैसे भी करी है, मुझसे कहीं से भी पढ़ी है, तो आप देख सकते हो कि रेजिडेंशियल स्टेटस तक मैंने कितने आवर्स में कवर किया, आप चेक कर लो। उसी रेशियो में आपको पता चल जाएगा कि हम डीटी विद स्मार्ट प्रेजेंटेशन, स्मार्ट स्टडी स्मार्ट होनी चाहिए। आज की डेट में यही जरूरी है ना, मेहनत सही दिशा में, सही टेक्निक से। तो हम सही टेक्निक से मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए कम समय में ज्यादा पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है बहुत स्पीड में पढ़ रहे हैं, कम समय में ज्यादा पढ़ रहे हैं। है भी तो चैंपियंस बैच। तो आपको क्या करना है, खूब अच्छे से पढ़ाई, खूब मन से तैयारी, ईमानदारी से डेली पढ़ाई करें, छुट्टी किसी भी दिन ना मारें, वीडियो सारी देखें, पीछे मिस किया है कोई वीडियो तो उसको भी देखें, मिस ना करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।